हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। 11 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट की 40 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। 41 नंबर क्वेश्चन से हम इस वीडियो में देखेंगे। सॉल्यूशन से पहले एक बार मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में आप देख सकते हैं मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर था। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मेरा सिलेक्शन है और गेट का मेरा स्कोर देख सकते हैं। ये शो करने का पर्पज़ इतना है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो एग्ज़ाम रेलिवेंट ही रहेगा और इन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 40 तक हमारे हो गए थे। 41 नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द प्रेसिपिटेशन ऑफ ए स्टॉर्म रीच द ग्राउंड। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश। तो जब बारिश होती है वो ज़मीन पे पहुंचती है। इट मस्ट फिल अप ए बेसिन विच इज़ लोअर दैन इट्स सराउंडिंग बिफोर इट कैन फ्लो ओवर द सरफेस। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, बेसिन, जैसे आपके घर में वाश बेसिन होता है, आप उस टाइप से इमेजिन कर सकते हो। कोई बेसिन है, जब इसके अंदर बारिश होगी तो जो सारा पानी है बह के किसी जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसके ऊपर आएगा। लेकिन वो कब आएगा, मान लो यहाँ कोई गड्ढा है तो पहले ये गड्ढा भरेगा पानी से। तो जब ये गड्ढा पूरा भर जाएगा तभी तो पानी बह के जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जो यहाँ पे नदी जा रही है, इसके अंदर जा पाएगा। वही चीज़ इसने क्वेश्चन में समझाई हुई है। तो लास्ट लाइन पढ़ते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ट्रैप इन द बेसिन विच इज़ लोअर दैन इट्स सराउंडिंग। तो जैसे इस बेसिन के अंदर ये कोई गड्ढा है, यहाँ कोई गड्ढा होगा, तो नदी के अंदर पानी जाने से पहले जो ये डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन यानी कि कोई गड्ढा वगैरह, उसके अंदर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन स्टोरेज। दोस्तों ये नोट्स के अंदर आप इसके डेफिनेशन भी देख सकते हो। रेन वाटर एक्यूमुलेटेड इन द स्मॉल डिप्रेशन एंड डिचेज अबव द सरफेस। तो जैसे बारिश हो रही है, इस डायग्राम में देखिए प्रेसिपिटेशन यानी कि ये बारिश हुई, कुछ पानी जैसे सरफेस के ऊपर बहता हुआ जाने लग रहा है। जैसे लेक है, या तो लेक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, कोई गड्ढा वगैरह होगा उसके अंदर चला जाएगा। जो बचा हुआ पानी है वो यहाँ पे नदी के अंदर जा रहा है बह के। तो वो यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में इसने पूछी हुई थी। ईजिली आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कर सकते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन ए सर्कुलर प्लेट ऑफ डायमीटर 2 मीटर। तो 2 मीटर डाया की एक सर्कुलर प्लेट है, उस पर हमें टोटल प्रेशर बताना है। विच इज प्लेस वर्टिकली इन दी वाटर सच ए वे दैट सेंटर ऑफ प्लेट इज 2.5 मीटर बिलो दी फ्री वाटर सरफेस। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है और चारों ऑप्शन देखिए बिल्कुल कितने पास पास में हैं। तो इसको आपको पहले ट्राई में नहीं करना, जब आपका पूरा पेपर हो जाए लास्ट में इसको अटैम्प्ट करना है आपको। मार्क फॉर रिव्यू करके चलना है आपको इसे। तो कैसे करेंगे इसे, एक सर्कुलर प्लेट है ऐसे और इसका डाया है 2 मीटर, और जो इसका सेंटर है फ्री वाटर सरफेस से कितनी दूरी पे है, 2.5 मीटर पे। तो जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये प्रेशर यानी कि फोर्स कहना चाह रहा है, फोर्स इज इक्वल टू WAX। फ्लूइड मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। W क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये होगा 9.81 किलो न्यूटन। एरिया कितना है प्लेट का, π/4 इंटू डाया कितना है इसका, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि एक्स इसका वाटर का जो सरफेस है उससे इसका सेंटर कितनी दूरी पर, डायमीटर पे, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 से 4 कट गया। लेकिन ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, बिना कैलकुलेटर के आप नहीं कर पाओगे। आखिरी के अंदर 4-5 मिनट बचती हैं तो अलग केस है, तो इसको कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं हम। 9.81 इंटू 3.14 इंटू 2.5, तो 770,085। 9.81 इंटू पाई इंटू 2.5, तो 77.008। नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, 77 देखिए, 77 केवल थर्ड नंबर ऑप्शन में है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में अटैम्प्ट करना था, फर्स्ट उसमें अटैम्प्ट नहीं लेना था। तो इसको मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप इसको नहीं कर पाते, लेकिन करना था ये क्वेश्चन लास्ट में आपको, टाइम बचा के। 43 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन 1 सेकेंड इज कोल्ड। तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहेंगे, वेव की वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड।
भाई 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ये मीटर क्या है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सेकंड क्या है 1 सेकंड में। और वही चीज़ हमसे इसने क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है कि 1 सेकंड में उसने कितना चला, तो वो उसकी वेव वेलोसिटी होती है वेव की। तो इस वाले चीज़ से आप इसको कर सकते थे। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिजाइनिंग द स्टील स्ट्रक्चर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बैटन्ड कंप्रेशन मेंबर शुड बी। तो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जो बैटन के मेंबर होते हैं उनकी लेंथ को हम 10% से इंक्रीज कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। और लेसिंग में क्या करते हैं, लेसिंग में 5% से इंक्रीज करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन, इन द प्लेन टेबल सर्वे द ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल ओनली बाय बैक साइटिंग इज परफॉर्म व्हेन। तो प्लेन टेबल सर्वे में केवल हम बैक साइड से ओरिएंटेशन कब करते हैं। ओरिएंटेशन कैसे करते हैं वो आपको पता होगा। ओरिएंटेशन के 2 मेथड होते हैं, पहला तो होता है बैक साइटिंग से और दूसरा मेथड क्या होता है, कंपास की मदद से। तो कंपास की हेल्प से हम ओरिएंटेशन कब करते हैं, जब हमारे यहाँ पहला पॉइंट लेना होता है, हमें पहला पॉइंट और शीट को हमें अलाइन करता है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम कंपास की हेल्प से इस शीट को नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे। लेकिन जब हमने दूसरा पॉइंट लिया तब हमें नॉर्थ डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है नहीं, हमारे पास एक पॉइंट पहले से ही है और शीट को यहाँ पे रख के बैक साइटिंग से इस वाले पॉइंट को हम साइड करेंगे और जब ये सीध में बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे तब हमारी टेबल क्या हो जाएगी, ओरिएंट हो जाएगी। तो बैक साइड हम कब कर सकते हैं, ओरिएंटेशन हम बैक साइड की मदद से कब कर सकते हैं, जब एक पॉइंट हम पहले से शीट के ऊपर हमने प्लॉट कर रखा है। और वहीं 4th नंबर ऑप्शन में ये कह रहा है द प्लेन टेबल कैन बी सेट ऑन दैट पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन दी शीट। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते थे। कैसे करते, ये दो आप मेथड आपको पता है और आपको माइंड में सोचना था कि कंपास के साथ हम बैक साइटिंग कब करते हैं और बैक साइड के साथ कब करते हैं। ओरिएंटेशन के जो मेथड है वो आप देख सकते हो, एक कंपास से करते हैं और बैक साइड से करते हैं। तो बैक साइड में पढ़िए, इन दिस मेथड प्लेन टेबल इज ओरिएंटेड बाय बैक साइटिंग ऑन द प्रीवियस स्टेशन, यानी जो पिछला स्टेशन है उसको बैक साइड करके हम प्लेन टेबल को ओरिएंट करते हैं, यानी कि पहले से एक पॉइंट हमारा प्लॉट होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, ए सिंपल U2 मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए पाइप इन विच लिक्विड इज फ्लोइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विल गिव दी। तो इसमें हमसे पूछ रहा है U2 मैनोमीटर से हम क्या चीज़ मेजर करते हैं। U2 मैनोमीटर से हम गोज प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर कितने टाइप का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट यानी कि बिल्कुल जीरो से मेजर कर रहे हैं हम, और ये किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्लस गोज प्रेशर। गोज प्रेशर यानी कि जो हमने मशीन लगाई है, यानी कि U2 मैनोमीटर या कोई और मशीन है उसके थ्रू जो हम मेजर करते हैं वो होता है गोज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 10⁵ पास्कल होता है ये, या फिर इसको हम 180 MB लिखते हैं। और गोज प्रेशर जो भी हम निकाल रहे हैं, तो जो भी हमारी मशीन है U2 मैनोमीटर है कोई भी, वो हमेशा गोज प्रेशर को मेजर करती है। ये मैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको बुक में दिखा देता हूँ। जैसे गोज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, तो गोज प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि एब्सोल्यूट किसके बराबर हो गया, गोज प्लस लोकल प्रेशर, जो मैंने वहाँ आपको दिखाई थी। आप ये 12 नंबर क्वेश्चन भी देखिए, मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग। तो मैनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। और 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इज जनरली मेजर बाय डिफरेंशियल मैनोमीटर। उसके अलावा जो हमने आज पहला क्वेश्चन किया वो वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जो 8th नंबर क्वेश्चन है। जैसे कोई हमारे को शीट दे रखी है पानी के अंदर, तो प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट किसके बराबर होता है, WA(x बार), यानी कि W यानी कि यूनिट वेट, रो इंटू जी यानी कि जो उसकी डेंसिटी है, ये 9.81 किलो न्यूटन जो इसने ले रखी है, और 850 इसकी डेंसिटी हमारे क्वेश्चन में वाटर था तो सीधा हमने 9.81 किलो न्यूटन ले लिया था। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, या आप इजीली कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट होता है ATM प्लस गोज। 47 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कुछ ने हाईलाइट भी किया हुआ है। पहले पढ़ते हैं, थर्मल पावर प्लांट आर मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो थर्मल के पावर प्लांट होते हैं उनमें हम कोयले को जलाते हैं, तो कोयले की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सेकंड स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एज द मेजर पोल्यूटेंट।
तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये और हार्मफुल गैस जैसे कि वो होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलेंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। जब इसको ऑक्सीजन खूब मिलेगी यानी कि कंप्लीट कंबसन होगा। क्या होगा? कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन है कि इसमें क्या निकलेगी? CO2। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इनकम्प्लीट कंबसन। तो ये गलत हो गया ना, तो हमसे गलत ही पूछा, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है म्युनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम एमिट द H2S गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होती है म्युनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम यानी सीवर वगैरह के अंदर ये गैस बन जाती है, बहुत हार्मफुल गैस होती है, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल होती है इसकी H2S गैस की। फोर्थ पॉइंट, वेल्डिंग ऑपरेशन में रिलीज द नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वेल्डिंग जो होती है उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये भी ठीक बात थी। इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट गलत थी क्योंकि इसने इनकम्प्लीट लिखा हुआ, अगर यह कंप्लीट होता तो ये भी ठीक होती। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करते हैं आप कर सकते थे। 48 नंबर क्वेश्चन, डिफेक्ट ड्यू टू फंगाई ओकर व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज अबव। तो फंगाई जो होती है, फंगाई यानी कि फफूंद, फफूंद जो होती है टिम्बर के अंदर कब लगेगी? जब उसका मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा हो। कब? जब उसका मॉइस्चर परसेंट 20% से ज़्यादा हो तो टिम्बर के अंदर फंगाई लग जाती है। तो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको याद नहीं होगा, तो इसको हम अभी के लिए क्रॉस में लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगता? मुश्किल से 5 सेकंड लगती। कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा कि टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट कितने से ज़्यादा होगा तो उसमें फंगाई लग सकती है। आपने ऑप्शन पढ़े, आपको पता नहीं आता, तो 5 सेकंड में तुरंत आपने इस क्वेश्चन को छोड़ के अगले पे चले गए। 30 से 40 सेकंड में आपको, वो 30 से 40 मिनट में पूरे टेक्निकल के 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। 49 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द स्लोप एट ए फिक्स सपोर्ट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, subjected to the point load P at the mid span and other point P at its free end। तो कोई कैंटिलीवर हमारे पास ये बीम है, इसकी लेंथ L है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वगैरह इसको सब कुछ दे रखा है, और इसके मिड स्पैन पे P लोड लग रहा है, और हमें क्या बताना है? जो इसका और एक लोड लग रहा है P इधर फ्री एंड पे। स्लोप बताना फिक्स एंड, जो इसका फिक्स एंड है यहाँ पे स्लोप कितना होगा? तो कैंटिलीवर है तो यहाँ से तो ये फिक्स है ना, तो यहाँ पे फिक्स है तो स्लोप कितना होगा? फिक्स वाले पे स्लोप होता है 0। और डिफ्लेक्शन कितना होगा? डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो वही चीज़ इसमें थी। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने, ये लाइन पढ़ते स्लोप एट फिक्स एंड, तो आपको पता है फिक्स एंड पे तो स्लोप कुछ आएगा ही नहीं, और फिर ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होएगी, यहाँ पे स्लोप इसका आता है, इधर आएगा, कुछ इधर आएगा, तो हमें सोल्व करने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट इसको 0 आंसर लगाना था हमें। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, बस वहाँ शांति से क्वेश्चन को पढ़ना हो क्या बूझ रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए स्टॉर्म ओवर द कैचमेंट एरिया हैज़ ए डेफिनेट इफेक्ट ऑन इट्स रन ऑफ। तो स्टॉर्म यानी कि जो बारिश है, बारिश किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो कैचमेंट एरिया के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जो रन ऑफ है। तो कॉमन सेंस से सोचना, नहीं भी पड़ा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई कैचमेंट ले लेते हैं हम, ये हमारा कोई कैचमेंट है, इसके बीच से ये नदी निकल रही है, ये हमारी रिवर है, और ये छोटी छोटी नदियां हैं वो इस कैचमेंट के अंदर, इस बड़ी नदी के अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब आपको अपने मन में ये सोचना है, बादल अगर इधर से आए, ये क्लाउड है, बारिश अगर इधर से होती हुई आई तो क्या होगा? ये सारी नदियाँ जो नाले वगैरह हैं फुल हो जाएंगे, इसमें पानी आ जाएगा। जब बादल इधर बारिश कर रहे होंगे तब तक इधर भी पानी भर जाएगा, इधर का पानी भी इकट्ठा हो जाएगा। जब बादल इधर बरसेगा तो इधर का जो पानी इकट्ठा हो रखा है वो भी इस नदी के अंदर है, और इधर का भी पानी, तो रन ऑफ क्या होगा? रिवर के अंदर बहुत आई होगा। अब इसका दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, जो हमारे बादल हैं वो इस साइड से आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे क्लाउड हैं ये इस डायरेक्शन से इधर आएंगे, और नदी हमारी ऐसी है। यहाँ बारिश हुई, पानी बाहर निकल गया, यहाँ जब तक बारिश हुई यहाँ का पानी तो बाहर निकल चुका था, बस यहाँ का पानी है, और इधर से तो कुछ कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा, तो ये पानी भी बाहर निकल गया। जब इधर बारिश हो रही होगी तो इधर का पानी पहले ही निकल चुका है, क्योंकि निकलने का रास्ता तो ये है ना इधर।
तो आपको पहली स्टेटमेंट तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डायरेक्शन का तो इफेक्ट होएगा। अगर जिस डायरेक्शन में रिवर का जो कैचमेंट है उसी डायरेक्शन में अगर बारिश होती हुई आ रही है तो रन ऑफ बहुत हाई होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रन ऑफ हाई नहीं होगा, रन ऑफ कम होगा। सेकंड स्टेटमेंट, इफ द स्टॉर्म मूव अगेंस्ट द फ्लो डायरेक्शन देन द बेस पीरियड विल बी कंपेरेटिवली मोर एंड लेस पीक फ्लो में बी एक्सपेक्टेड। तो सेकंड स्टेटमेंट वही है जो मैंने आपको बताई कि अगर दूसरी डायरेक्शन में, जैसे ये जो बादल हैं, ये क्लाउड हैं, ये दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं इस नदी की डायरेक्शन के अपोजिट में, तो क्या होगा, बेस पीरियड तो हाई होगा। बेस पीरियड का मतलब क्या है, इस नदी में कब तक पानी आ रहा है। मान लो पहले घंटे पे यहाँ पे बारिश हो रही है और 10 घंटे बाद यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है। तो शुरू में पहले घंटे में यहाँ बारिश हुई, तुरंत पानी निकल गया, पानी निकलना शुरू हो गया, ठीक है। 10वें घंटे में यहाँ बारिश हुई और पानी तैरता तैरता यहाँ पे आएगा, तो कितने घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए। तो बेस पीरियड कितना हो गया, 20 घंटे का हो गया। अब मेरी बात समझ गई। अब दूसरा केस देखो, अगर बारिश यहाँ हो रही है और ऐसे जा रही है, पहले घंटे में यहाँ बारिश हुई, यहाँ बारिश हो रही है, नदी के अंदर वो पानी आया, 10 घंटे में तैर के यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और 10वें घंटे में जो हमारे बादल हैं इधर पहुँच गए और इधर बारिश इधर का तुरंत निकल जाएगा, तो इसका बेस पीरियड कितना हुआ, 10 घंटे। तो आप समझ गए, अगर ये बादल नदी की दिशा में जा रहे हैं तो बेस पीरियड कम होगा, और जो पीक डिस्चार्ज जो क्यू की वैल्यू है वो बहुत हाई होगी। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में बादल ऐसे आ रहे होते तो क्यू की वैल्यू कम होती, लेकिन जो टाइम पीरियड होता वो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता। तो वहीं दोनों चीज़ें, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी भी ठीक है, और ये इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करती है। एक्सप्लेन कैसे करती है भाई, अगर टाइम कम होगा तो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और टाइम ज़्यादा हो रहा है तो डिस्चार्ज कम रहेगा। इस चीज़ को आपको विजुलाइज करके देखना है। आप इस बेसिन को समझ पा रहे होगे, ये बेसिन ऐसे नहीं है जैसे मैंने आपको छोटा सा दिखा दिया, ये मान लो 100 किलोमीटर की लेंथ है, आप इसको इस तरीके से समझिए। इस टाइप से होता है बेसिन, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती बेसिन, जैसे गंगा नदी का बेसिन है, यमुना जी का बेसिन है, उस टाइप से। और अगर आपको डायग्राम से समझना है तो आप उस चीज़ को समझिए, जैसे ये बादल हैं, बादल अगर इस दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, और पानी को इधर जाना है, नदी हमारी इधर है, तो क्या होगा, इधर बारिश हुई, पानी तुरंत नदी में, इधर बारिश हुई, पानी 10 घंटे बाद नदी में जाएगा, तो बेस पीरियड हो गया ज़्यादा। लेकिन अगर बादल इधर से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इधर बारिश हुई, पानी ने बहना शुरू किया, तब तक बादल इधर पहुंच गया, इधर का पानी भी इकट्ठा, इधर का पानी भी इकट्ठा, और दोनों साथ में चलने लगे। फिर बारिश इधर होगी, अगर बादल इधर जा रहे हैं तो ये वाला पानी भी इकट्ठा, और इधर जो पानी है वो भी इकट्ठा, और ये भी साथ में इधर चलेंगे, तो टाइम तो कम लग गया। जहाँ पहले घंटे में बारिश हुई तो यहाँ पानी 10 घंटे बाद पहुँचा, लेकिन सारा पानी एक साथ इकट्ठा पहुँचा, तो जो क्या की वैल्यू हाई हो चुकी है। तो ऐसे उस क्वेश्चन को आप समझ के कर सकते थे। 51 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रेपिजोइडल कनाल कैरी ए डिस्चार्ज ऑफ 40 क्यूमेक। तो कोई ट्रेपिजोइडल कनाल है, ट्रेपिजोइडल यानी कि कुछ इस शेप का, इसके अंदर पीक डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू दी हुई है 40 क्यूसेक यानी कि 40 मीटर क्यूब पर सेकंड। परमिसिबल मीन वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 0.95 मीटर पर सेकंड। बेड विड्थ ऑफ द कनाल इज, जो इसकी विड्थ है वो कितनी होगी, वो हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है। टेक द साइड स्लोप ऑफ द कनाल एज 1:1, इसका जो स्लोप है 1:1 है, और विड्थ अपॉन डेप्थ रेशो 6.5 है। तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये करना नहीं था, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ गए कि ढेर सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और डेसिमल में आंसर है पास, तो इसको ना करने में ही फ़ायदा। लेकिन करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। जो इसकी विड्थ है डिवाइड बाय जो इसकी डेप्थ है, उसका रेशो दिया हुआ 6.5। तो मान लो इसकी जो डेप्थ है वो d है, तो जो इसकी विड्थ है वो किसके बराबर हो गई, 6.5 d के बराबर हो गई, और साइड स्लोप इसका 1:1 है। तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा ट्रेपिजोइडल का, और आपको पता है क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्या यानी कि डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी। क्या आपको पता 40, एरिया हम निकाल लेंगे इसका, वेलोसिटी भी आपको पता है। एरिया निकालोगे तो ट्रेपिजोइडल का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ अपोजिट साइड्स इंटू जो इसकी हाइट है। तो 1:1 का स्लोप है, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ठीक है। 1:1 का स्लोप का मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये टोटल इसकी ऊपर वाली जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, ये 6.5 है, तो 1 तो इधर ऐड हो जाएगा, 1 इधर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 8.5 d,
ठीक है, हाफ 8.5 प्लस 6.5 इंटू जो इसकी डेप्थ है, यहाँ भी डी है, ये है एरिया ऑफ ट्रेपिजोइडल। ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 1 15, 15 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7.5 डी स्क्वायर। क्या वो दे रखा है 40, 40 इज इक्वल टू एरिया 7.5 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी है इसकी 0.95। कैलकुलेटर में करेंगे इसको, तो दोस्तों कैलकुलेटर में मैंने कर दिया 40 डिवाइड बाय 7.5 डिवाइड बाय 0.95 तो आएगा 5.61। हमारी डी स्क्वायर आ गई 5.61। अब 5.61 का हमें रूट लेना पड़ेगा, तो रूट ऑफ 5.61 हो जाएगा 2.36, तो ये हो जाएगा 2.36। अब देखते हैं ऐसा, हमने क्या निकाल ली, हमने निकाल ली डेप्थ। डेप्थ हमारी कितनी आ गई 2.36। ये लाइन पढ़िए, बी बाई डी का रेशो हमने कितना लिया था 6.5 जो क्वेश्चन में दिया था, तो बी कितना आ जाएगा, बी यानी कि विड्थ इसकी ये आ जाएगा 2.36 है ना, तो 2.36 इंटू 6.5 ये कितना 15.40। तो ऐसा ऑप्शन है कोई इसमें, ये फर्स्ट ऑप्शन 15.60। तो क्वेश्चन देख सकते हो आप कितना आसान था लेकिन लेंदी था। आप में से ज़्यादातर बच्चों को ये पता था कि क्या इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला, बी बाई डी का रेशो दे रखा था, तो आपने इसको बी, इसके डेप्थ डी एज्यूम करके इसको 6.5 डी और ये 8.5 डी ये भी आपने निकाल लिया क्योंकि 1:1 का स्लोप था, क्योंकि ये डी है तो ये भी डी होगा, डी प्लस 6.5 8.5। और वो चीज़ आपने एरिया, ट्रेपेजोइडल का एरिया कितना होता है हाफ सम ऑफ अपोजिट साइड्स इनटू जो इसकी डेप्थ है, और फिर यहाँ रख दिया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला। तो बिना कैलकुलेटर के कैसे करते, तो पॉसिबल नहीं था बिना कैलकुलेटर के ये करना क्वेश्चन। फिफ्टी 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है रेट ऑफ द मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो रेट ऑफ मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट इंक्लूड होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट तो इंक्लूड होगा ही होगा। सेकंड स्टेटमेंट, मटेरियल दैट इज सप्लाइड डिपार्टमेंटली कॉस्ट ऑफ कैरीज फ्रॉम द गोडाउन टू वर्क रेट एस्टेब्लिशमेंट सेल बी एडेड। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मान लो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, जैसे PWD ने किसके लिए, MES के लिए काम किया, ठीक है, PWD MES के लिए काम कर रहा है, तो जो मटेरियल मान लो ये दिल्ली से सामान खरीद कर चेन्नई लेके गया, तो जो सामान की जो कॉस्ट है वो तो इसको MES वाले को देनी पड़ेगी ना, इसको PWD वाला अपनी जेब से थोड़ी ना उस चीज़ को कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक बात है और पहली भी ठीक बात है। तो यानी कि मटेरियल की जो कॉस्ट होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्लूड रहती है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 53 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए रेलवे ट्रैक द विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेलवे ट्रैक की जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। टाइप ऑफ स्लीपर्स क्या है, ब्लास्ट किस टाइप का है, गोज क्या टाइप है, नंबर ऑफ ट्रैक सिंगल और डबल ट्रैक। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गोज के ऊपर डिपेंड करेगी और जो नंबर ऑफ ट्रैक है उसके ऊपर। ये विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि ये हमारी ग्राउंड है, ये हमने सब ग्रेड प्रिपेयर कर दी, यहाँ पे ब्लास्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर ये आपका जैसे स्लीपर्स हैं, फिर स्लीपर्स के ऊपर आपने ये रेल लगा दी, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता फॉर्मेशन विड्थ। अब मान लो ये तो सिंगल ट्रैक, अगर डबल ट्रैक होता तो बिल्कुल एक ऐसा ही दर भी आता, तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। और गोज क्या होता है भाई, ब्रॉड गेज है 1.67 मीटर गेज है या नैरो गेज है, अगर ये ब्रॉड गेज है तो ज़्यादा चौड़ी होगी, नैरो गेज है तो थोड़ी कम होगी। तो टाइप ऑफ गोज पे और नंबर ऑफ ट्रैक, यानी कि सिंगल ट्रैक है डबल ट्रैक है, सिंगल है या डबल ट्रैक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ब्लास्ट और टाइप ऑफ स्लीपर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो बोथ 3 और 4 बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी ये वाला क्वेश्चन हो सकता था, आपको बस पता होना चाहिए स्लीपर क्या होता है, ब्लास्ट क्या होता है, गोज क्या होता है, और ये नंबर ऑफ ट्रैक सिंगल डबल ट्रैक ये किस चीज़ को कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन,
If the actual velocity of a jet in the vena contracta in an orifice is v, the depth of the center of the orifice below the free surface is h and g is the gravitational acceleration. तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या फिर वीना कॉन्ट्रैक्टा का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि कोई भी कोफिशिएंट हो वो किसके बराबर होता है? वो होता है एक्चुअल कोई भी चीज़ है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। अब ये किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट हो सकता है, डिस्चार्ज का, वेलोसिटी का, वीना कॉन्ट्रैक्टा का, फलाना ढिमकाना का, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है क्वेश्चन में दी हुई है, आप पढ़िए पहली लाइन, इफ एक्चुअल वेलोसिटी इज वी, एक्चुअल वेलोसिटी इज वी। थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है √2gh, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। अब ऑप्शन में देखिए ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज वी डिवाइड बाय √2gh। वेलोसिटी का ये √2gh का तो फॉर्मूला आप सबको ध्यान होगा ही ना। जैसे कि कोई ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई छेद कर दिया, तो यहाँ से पानी कितनी स्पीड से निकलेगा? अगर इसकी h हाइट है तो यहाँ से पानी निकलेगा √2gh की हाइट से। तो ये चीज़ हम बहुत बार पढ़ते हैं, आपको ये वेलोसिटी समझाने की ज़रूरत नहीं है, √2gh। और ये मैंने आपको समझा ही दिया कि किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट हो वो किसके बराबर होता है? एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। तो 54 का 3 ऑप्शन इजीली सॉल्व हो सकता था। 55 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल दैट कैन बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन? तो सस्टेनेबल और ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल इनमें से कौन सा है? सस्टेनेबल और ग्रीन का मतलब क्या हो गया भाई? ग्रीन तो यानी कि एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, सस्टेनेबल का मतलब है कि उसका हम कितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, इतना कोई पर्यावरण के ऊपर नुकसान नहीं है और वो चीज़ अच्छी रहेगी, मतलब एक टाइप से। तो वो हो गया हमारा बम्बू। उनमें से ये तीनों चीज़ जो दी हुई है, मोर्टार, ब्रिक और कंक्रीट, तो इनको बनाने के अंदर पोल्यूशन होता है और ये महंगी भी पड़ती हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है ये इतनी लेकिन जो बम्बू है वो हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा। तो ये भी आप इजीली कॉमन सेंस से इस चीज़ को कर सकते थे। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिलीवरी हेड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द शाफ्ट स्पीड? तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिलीवरी हेड होता है और शाफ्ट स्पीड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो जो डिलीवरी हेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाफ्ट की स्पीड के। डिलीवरी हेड क्या होता है? जैसे कि आपने कोई पंप लगा दिया अपने घर के अंदर, तो ये पंप कितनी हाइट के ऊपर पानी लेके जा पा रहा है उसको हम कहेंगे डिलीवरी हेड। और शाफ्ट, जो इसकी यहाँ पे शाफ्ट है वो एक, इसकी स्पीड कितनी है, जो h रहेगा कितनी हाइट पे, वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो नया क्वेश्चन था ये और बिल्कुल मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था सब, तो इस चीज़ को हम क्रॉस में लगा देते हैं कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा SSC JEE पॉइंट ऑफ व्यू से। 57 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ M25 ग्रेड एज पर IS 456/2000 इज गिवन एज। तो M25 के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी होती है? 3.1। तो ये टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो RCC का बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है ये। तो जैसे दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये 2017 का जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आप ये इसके सॉल्यूशन में भी देखिए LSM के अंदर जो ग्रेड है उसके हिसाब से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है। M15 से शुरू करेंगे और 0.3 ऐड करते हुए चलेंगे, 2.5, 2.8, 3.1 और फिर 0.4 ऐड करेंगे 3.5 और फिर 0.2 ऐड करके 3.7 और फिर 4.0। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि 0.3 को ऐड करते हुए चल रहे हैं, लेकिन जो 3.5 आया वहाँ हमने अचानक से 0.4 को ऐड किया, तो अगली बार हमने केवल 0.2 को ऐड करके 3.7 आया, फिर 0.3 ऐड करके 4.0। तो टाउ सी मैक्सिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी ये वैल्यू होती है। तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते ही हो जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। कैसे याद करेंगे? M15 से शुरू करेंगे, 2.5 से 0.3 ऐड करते चलेंगे,
यहाँ लेकिन 0.4 ऐड हो गया, तो अगली बार केवल 0.2 ऐड करेंगे और फिर 4.0। तो 15, 20, 25, 30, 35 और उससे आगे के लिए 58 number question. A tachyometer was set at a station and reading were taken on the 2 point which were 100 and 150 meter apart and has the staff intercept 3.98, 5.98. If the external focusing tachyometer was used for the observation, the value of the focal length f, stadia interval and distance d between the objective and the vertical axis of the instrument could be. तो इतनी चीज़ें आपसे पूछ रखी हैं इसने। अगर आखिरी में 5 मिनट आपके पास बच रही हैं, कुछ भी करने के लिए नहीं है, तब इस क्वेश्चन को देखना, वरना इसको मत देखना। आप कैसे करेंगे? टैक्योमीटर के अंदर जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है d = मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट k इंटू स्टाफ का इंटरसेप्ट प्लस c यानी कि कॉन्स्टेंट। और इसके अंदर k की वैल्यू होती है f/i और c की वैल्यू होती है f+d। तो दो इक्वेशन दे रखी थी, पहले आपको d1 की इक्वेशन लिखनी थी और d2 की इक्वेशन ऐसे आ जाएगी k, इसमें s1 s2 प्लस c। s1 कितना है, यानी कि पहली बार स्टाफ इंटरसेप्ट 3/98, दूसरी बार 5.98। तो s1 s2 आपको दे रखा है। d1 और d2 आपको क्या करना था, d2 माइनस d1। ये कितना दिया हुआ, 100 मीटर, क्योंकि इसने लिखा हुआ ना विच वर 100 मीटर एंड 150 मीटर अपार्ट, यानी कि एक तो 100 मीटर पे है, एक 150 मीटर पे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 50 मीटर आ जाएगा, d2 माइनस d1। तो उससे हमें ये इक्वेशन बना के k और c की वैल्यू निकालनी थी, फिर उसके बाद हमें f और i की वैल्यू निकालनी थी। तो ये वाला क्वेश्चन इस वाले पेपर में तो सोल्व होने वाला नहीं था 5 मिनट के अंदर भी, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रह नहीं देना था, क्योंकि 3 इक्वेशन हम सोल्व नहीं कर सकते। 59 नंबर क्वेश्चन। कैलकुलेट द गिवन स्टेप फॉर पेंटिंग ऑफ द सरफेसेस इन द सिक्वेंशियल मैनर। तो पेंटिंग का जो किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे दीवार के ऊपर पेंटिंग करनी है या लोहे के ऊपर पेंटिंग करनी है, तो क्या क्या स्टेप रहेंगे, बिल्कुल लॉजिकली सोचना है पेपर के अंदर शांत दिमाग से। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सरफेस को प्रिपेयर करेंगे। जैसे घर पर भी हम दीवार को पेंट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, पुट्टी वगैरह लगाते हैं, कोई गड्ढा वगैरह हो रखा हो दीवार के अंदर उसको भरते हैं, कील वगैरह के जो निशान हो चुके होते हैं दीवारों के ऊपर उसको भरते हैं। तो सरफेस को प्रिपेयर करते हैं ना पहले स्टेप में, तो पहला स्टेप ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम प्राइम कोट लगाएंगे। प्राइम कोट का क्या पर्पज़ है, जो कोई छोटा मोटा और वॉइड वगैरह भी बच गया तो वो वॉइड हमारा पूरा फिल हो जाएगा। कोई छेद वगैरह है छोटा मोटा जो हमने सरफेस प्रिपरेशन के बाद भी फिल नहीं हो पाया, डिफॉर्मेशन वगैरह, वो पूरी तरीके से फिल हो जाएंगे। फिर करेंगे फर्स्ट कोट और फिर करेंगे फाइनल कोट। तो ये दोनों तो वैसे भी समझ में आ रहे हैं। फाइनल कोट तो बिल्कुल आखिरी में होएगा, 2 नंबर ऑप्शन, वो केवल इन 2 ऑप्शन के अंदर था। और सरफेस प्रिपरेशन सबसे पहले होगी, तो वो इस वाले ऑप्शन के अंदर था। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे लॉजिकली सोच के। 60 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द रोड एंड बार एज ए टेंशन मेंबर। तो रोड और बार को टेंशन मेंबर के तौर पे यूज करने का डिसएडवांटेज नहीं है। नोट को देखना आप, नॉट ए डिसएडवांटेज। तो इसका क्या मतलब है, ये हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट ए डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज कौन सा है। तो रोड को अगर हम टेंशन मेंबर के तौर पे यूज करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। जो लोहे की रोड है या स्टील की रोड है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन पढ़िए, हाई सिलेंडरनेस रेशो। तो ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है। सिलेंडरनेस रेशो इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि पतले तो बहुत ज़्यादा होते हैं ये, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका सिलेंडरनेस रेशो क्या है, ज़्यादा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ऐसे मुड़ जाएगा, पीछे बक्कल हो जाएगा ये अगर इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो। लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया रहती है। इनएडिक्वेट स्टिफनेस, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे हो जाएगा, स्टिफनेस स्टिफ नहीं रह पाएगा ये अच्छे से। और सैग अंडर ऑन वेट, ये भी बिल्कुल वो भी वही बात है, सैग हो जाएगा ऐसे, यानी कि मुड़ जाएगा। सैग होने का मतलब अपने वेट के अंडर ही।
सैग का मतलब है सैग यानी कि ऐसे, सैग हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। तो ठीक है दोस्तों, अगला जो 61 से हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने टोटल क्वेश्चन कितने करे हैं वो हम फटाफट देख लेते हैं। हमने 20 क्वेश्चन करे हैं। तो 20 में से 4 के क्वेश्चन करीब ऐसे थे जो या तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे यानी फैक्चुअल बेस्ड थे, हम सब कुछ याद करके नहीं जा सकते पेपर के अंदर, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं हो सकते। हम तीन तीन चीज़ें एक ही क्वेश्चन के अंदर बिना कैलकुलेटर के हम सोल्व नहीं कर सकते, तीन तीन इक्वेशन को, और बिना कैलकुलेटर के हम स्क्वायर रूट भी नहीं निकाल सकते। और जैसे ट्रेपीजोइडल वाला क्वेश्चन था वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन था। तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में थे। अगर आप ना माइनस कर दो इसमें से तो आपका बढ़िया स्कोर क्या होना चाहिए। अगर आपका 15 से 16 नंबर है आज के पेपर में, आपके मन को तो पता ही होता है, भले ही आप सामने सॉल्यूशन आपका शो रखा हो कि अगर, लेकिन आपको पता रहता है कि आप इसमें से 15-16 क्वेश्चन कर देते तो आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए थे तो आई होप आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, पता चला होगा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किसको नहीं करना। और अगर आपको कोई सजेशन है वो आप कमेंट में लिख दीजिए। इस प्रीवियस ईयर को सोल्व होने के बाद आपको जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि सोम है, सोयल है, जैसे एक सब्जेक्ट को 2 या 3 वीडियो के अंदर पूरा उस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। यानी कि एक टाइप से क्वेश्चंस के थ्रू आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप करने को पता चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम 61 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन को देखेंगे। और अगर आपने इसे शेयर नहीं किया तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।